सबसे पहले अपन ये जानते हैं ये डिवोल्यूशन होता क्या है ये डिवोल्यूशन। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पार्टनरशिप पढ़ी, पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा। बट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में होता क्या था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अंदर एक पार्टनर आता था या कोई एक पार्टनर जाता था या किसी की डेथ होती थी। डिवोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर पूरी की पूरी जो फर्म है वो डिवॉल्व हो जाती है, वो क्लोज डाउन हो जाती है, बिजनेस ही हम बंद कर रहे हैं। भाई मैंने और मेरे दोस्त ने, मैं उस सपोज करो कि यहाँ पे दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी एंड सन बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए और बी का ना दोनों में झगड़ा हो रहा है, पार्टनरशिप चल रही है, दोनों का झगड़ा हो रहा है और ए बी ने दोनों ने डिसाइड किया हमें ये बिजनेस बंद ही करना है। फॉर वॉट एवर रीजन, क्या पता बिजनेस लॉस में चल रहा हो, क्या पता ए और बिजनेस के बीच में कोई ट्यूनिंग नहीं बैठ रही हो, झगड़ा हो रहा हो, या लग रहा हो कि फ्यूचर में ये बिजनेस नहीं चलेगा, बहुत सारे रीजन है, पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। उसको मैं बोलता हूं डिवोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। आप सोचोगे कि फिर डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिवोल्यूशन ऑफ फर्म बराबर है, नहीं भाई साहब। डिवोल्यूशन ऑफ फर्म एक अलग चीज है, डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज है। डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है भाई तीन पार्टनर है, ये सपोज करो ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। नया पार्टनर आया, ये नई जो पुरानी पार्टनरशिप डिवॉल्व हुई और नया पार्टनर आ गया, ए बी सी डी। बिजनेस चल रहा है बट नया पार्टनर एडमिट हो गया। या फिर तीन पार्टनर है ए बी सी ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है जहां पे एक पार्टनर छोड़ के जाता है या फिर आता है, बस पर बिजनेस चल रहा है, बिजनेस यूं का यूं चल रहा है, बस पार्टनर चेंज हो रहे हैं। उसको मैं बोलता हूं डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर डिवोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, जब हमारी फर्म भी बंद हो जाती है, बिजनेस भी बंद कर लेते हैं फॉर वॉट एवर रीजन। अब अकाउंट्स में ऐसा तो नहीं है ना कि आज ए और बी ने डिसाइड किया, सपोज करो देयर आर टू पर्सन, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए है और बी है, दोनों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी एंड सन, दोनों ने सोचा चलो अपन एक काम करते हैं, बिजनेस बंद करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपने बिजनेस, आपने आज सोचा तो बिजनेस बंद नहीं। बिजनेस बंद जब आप करते हो तो आपको सारे अकाउंट्स या इफ आपने जितने भी अकाउंट्स खोले हुए हैं वो सारे अकाउंट क्लोज डाउन करने पड़ेंगे। आपने जितने भी अकाउंट खोले हैं, क्या वो कैश अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, रेंट अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट आपको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका बिजनेस ऑफिशियली लॉ के एंगल से क्लोज हो जाएगा। तो जब आपका डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सॉरी डिवोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, आपको बिजनेस बंद करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको बंद करना है तो सारे अकाउंट क्लोज डाउन करो, मतलब सारे अकाउंट का जो बैलेंस होना चाहिए वो क्रेडिट डाउन जीरो आना चाहिए। तो वो कैसे होगा वही मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट है फ्रॉम डिवोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या दोनों में फर्क है बता चुका हूं। डिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक पार्टनर आता है, एक पार्टनर जाता है, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा या फिर जाएगा। पर फर्म के अंदर मैं पूरा बिजनेस ही खत्म कर लेता हूं। फर्म बिजनेस यहां पे कंटिन्यू होता है, फर्म के अंदर बिजनेस ही खत्म। द रिलेशनशिप पार्टनरशिप चेंज, रिलेशनशिप पार्टनर कम्स टू एन एंड, खत्म। यहां पे ए और बी कोई है ही नहीं, खत्म हो रहा है मेरा बिजनेस। ओके, नो नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब मेरा पार्टनरशिप चेंज होती है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो मैं बुक्स क्लोज नहीं करता कि मैंने सारा कैश जीरो कर लूं, बैंक जीरो कर लूं, डेटर जीरो कर लूं, नहीं, वहां बुक क्लोज नहीं होती है। यहां पे बुक्स क्लोज होती है। यहां पे एसेट और लायबिलिटी बिकती नहीं है, यहां पे एसेट और लायबिलिटी मुझे बेचनी पड़ेगी, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, डिवोल्यूशन पार्टनर डू नॉट मीन अ डिविजन ऑफ फर्म, बता चुका हूं। पर अगर फर्म डिवॉल्व हो गई तो बट ऑब्वियस पार्टनरशिप तो डिवॉल्व होगी। अरे यार, अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिवॉल्व हो गई ना। पर अगर डिवॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई, ए बी सी ने सोचा कि चलो डी एडमिट करोगे, तो वो बिजनेस डिवॉल्व ऑफ पार्टनरशिप है, फर्म का डिवॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज बिजनेस यू का यूं चला आ रहा है। नो इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नया पार्टनर आया या पार्टनर छोड़ के गया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। कैन बी डिवॉल्व, या तो कोर्ट कर सकता है या फिर वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है। क्लियर है? चलो बता चुका हूं रीजन क्या है, आपको बता चुका हूं। भैया जब सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया अपन बिजनेस नहीं करते, चलो खत्म करते हैं। व्हेन द पीरियड ऑफ द फर्म एक्सपायर, कभी कभी क्या होता है हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज कि ये अपना काम हो जाए तो अपना काम अपन
वरना बिजनेस बंद हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, मैंने मेरे दोस्त ने सोचा समर वेकेशन आ रही है, बच्चे को कोई क्लासेस देंगे, 8 क्लासेस देंगे, बच्चे फ्री घर में बैठे होते हैं, उनको क्लासेस देते हैं, पैसे कमाएंगे, और हमने ये बिजनेस बोला कि 2 महीने के लिए बिजनेस करेंगे। बस 2 महीने का हमने एग्रीमेंट किया, तो 2 महीने खत्म हुए, बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो गया, समर वेकेशन खत्म हुई और वो मेरा बंद हो गया। फिर व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म इलीगल, गवर्नमेंट ने बोल दिया अब आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। पहले लीगल था पर अब बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब ये बिजनेस आप इंडिया में अलाउड नहीं है, तो वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, तो आपको बिजनेस बंद करना ही होगा। तब आप ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में लॉस में, ना बेटा, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया इलीगल है तो आपको बंद करना पड़ेगा। व्हेन बिजनेस इज फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक वेंचर, बता चुका हूं समर वेकेशन पे, व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक ही पार्टनर बचा है, एक पार्टनर से पार्टनरशिप तो चलती नहीं है, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। व्हेन द पार्टनरशिप इट विल और इट विल डिसॉल्व बाय द नोटिस। क्लियर है? तो ये मेरे रीजन है। फर्म इज डिसॉल्व अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ पार्टनर फाइल अ सूट। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर केसेस फाइल कर लेता है, तो ये सब मेरे जो केसेस है ना, ये आप पढ़ लेना, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। या कोई पार्टनर बीमार हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो इन सब सिचुएशन के अंदर मेरा जो बिजनेस है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्यूशन का अकाउंटिंग में फर्क क्या आएगा, अब आपको ये बताना है। मुझे मेन जो कंसेप्ट बताना है वो है बताना है अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा। देखो, पहली बात तो सारे के सारे जो भी फर्म के हैं वो बिजनेस बंद कर दूंगा, ये ताला लगेगा बिजनेस के अंदर। पर ताला लगने के पहले मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। तो यहां पे ऑल द एसेट, जितने भी मेरे पास एसेट्स हैं, सपोज करो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगी, व्हीकल होगा, उन सबको मुझे बेचना पड़ेगा। यस, बिजनेस अगर आप बंद कर रहे हो तो बिजनेस के नाम पे जो जो चीजें हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सबको बेचो। सबको बेचना कंपल्सरी है भाई साहब, वरना बिजनेस बंद कैसे होगा। सबको बेचूंगा। लैंड है, 1 करोड़ का लैंड है, मैंने 75 लाख में बेचूंगा, किसी को बेचूं तो मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी, मुझे फर्नीचर, मुझे एसी, मेरा कैमरा, मेरा ये स्मार्ट बोर्ड, सब मुझे बेचना पड़ेगा। ओके, सारी लायबिलिटीज मुझे पे करनी पड़ेगी। मुझे जिसको पेमेंट करना है, मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है, मुझे एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, मुझे सबको पेमेंट भी करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं भाग गया, अब बिजनेस बंद किया, भाग गया। नहीं भाई साहब, एसेट बेचूंगा, उससे जो पैसे आएंगे, मैंने लैंड बिल्डिंग बेची, उससे पैसे आएंगे, और अपने जो एम्प्लॉय को जो सैलरी देनी है, मुझे क्रेडिटर्स को पे करने हैं, उनको मैं उसको पे करूंगा, और जो मेरा बैलेंस बच जाएगा वो मैं पार्टनर्स के अंदर बांट दूंगा। अगर मेरे पास फिर भी कोई पैसा बचता है तो पार्टनर्स में मैं बांट दूंगा। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट होता क्या है आपको बताता हूं। जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो होता क्या है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस अब आपने मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ए और बी ने बिजनेस चालू किया, ए बी एंड फंड्स चालू किया, ठीक है ना। अब उनको लग रहा है ये बिजनेस लॉस में जा रहा है, और उन दोनों का मन में नहीं बन रहा है कि चलो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने इस बिजनेस को बंद करने का सोचा। अब जैसे ही वो बिजनेस बंद करने का सोचेंगे, तो अब पहले मैं सारे एसेट बेचूंगा। उनके पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, वो मैं बेचूंगा। सपोज करो उससे मुझे आए, लेट सपोज 70 लाख रुपये, सब कुछ बेच के आए, सब कुछ बेच के, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल एसी वे सब बेच के 70 लाख रुपए आए। अब वो 70 लाख रुपए से मैं किसको पेमेंट करूंगा? मैं हूं बिजनेस, मुझे लोगों को पेमेंट भी तो देना है, मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी तो होगी ना। अरे भैया, ये जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी तो है, क्रेडिटर भी है, बिल पेपर भी है, वाइफ का लोन भी है, वाई का लोन भी है, इतनी सारी लायबिलिटी होती है। तो जो भी पैसा आएगा बिजनेस में बेच के, जो भी पैसा आएगा बिजनेस में बेच के, उसका मैं पेमेंट की प्रायोरिटी कैसे करूंगा? तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे? जो मेरे रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चा हो रहा है। एग्जाम्पल, मैंने सपोज करो लैंड बेचा 10 लाख का, ठीक है, लैंड बेचा 10 लाख का। अब 10 लाख का लैंड बेचूंगा तो मुझे ब्रोकर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
ब्रोकर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे भाई, ब्रोकर तभी तो मेरा लैंड बिकवाएगा, तो लैंड सपोज करो वो लेगा 20,000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये लेगा। तो सबसे पहले मेरा जो, जब मैं खर्चा करता हूँ रियलाइजेशन का, जो कोर्ट का खर्चा होता है, जो लॉयर का खर्चा होता है, या जो ब्रोकर का खर्चा होता है, सबसे पहले मैं उनको पे करूँगा, बिकॉज उनकी हेल्प के बिना मेरा तो बिजनेस बंद हो ही नहीं सकता। बिजनेस बंद करूँगा तो भैया मुझे उनकी हेल्प लगेगी, मुझे लैंड बेचने में ब्रोकर की हेल्प लगेगी, मुझे लॉयर चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले उनकी फीस पे करूंगा। वो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो मेरी क्या है, नंबर 1 प्रायोरिटी है ये। उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मेरी कंपनी में अगर मैंने कोई सामान किसी से खरीदा, उसको मुझे पे करना है, मालिक नहीं, मालिक के अलावा जितने भी लोगों को पे करना है, जैसे कोई क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल हो गया, मैंने किसी से लोन लिया हुआ है उसको पेमेंट करना है, मुझे किसी को एम्प्लॉय को मेरे यहाँ पे उसने साल भर काम किया, मुझे उसको पेमेंट करना है, वो मैं उसको पहले पेमेंट करूंगा। मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को मैं सबसे पहले मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। पहले मैं अपना ये खर्चा, उसके बाद मेरा ये खर्चा, क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेट्रा। पार्टनर, अगर सपोज करो देयर आर 2 पार्टनर, मैंने आपको बताया था कि सपोज करो मेरे कितने पार्टनर हैं, मेरे 2 पार्टनर हैं ए और बी। अब ए और बी ने, ए की वाइफ ने भी एक कंपनी को कोई लोन दिया, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन दिया, तो ए और बी तो मालिक है, ए की वाइफ मालिक नहीं है। ध्यान रखना, बी की वाइफ मालिक नहीं है। बी अगर लड़की है, ए लड़की है, तो इनके हस्बैंड मालिक नहीं है। ये सिर्फ ए और बी का बिजनेस है। तो अगर ए और बी का बिजनेस है तो मालिक सिर्फ ए और बी है, उनके बच्चे इस कंपनी के बिजनेस के मालिक नहीं है, उनके वाइफ, उनके हस्बैंड उनके बिजनेस के मालिक नहीं, उनके माँ बाप उनके बिजनेस के मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ ए और बी कहलाएंगे। ध्यान रखना, ए बी के अलावा जितने भी लोग हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन बहुत सारे, जहां पे ए और बी के अलावा जितने भी लोग हैं उन सब को मैं आउटसाइडर मानूंगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी मानूंगा। मतलब अगर ए और बी लड़के हैं तो ए की जो वाइफ है और बी की वाइफ है वो आउटसाइडर माने जाएंगे। और अगर ए और बी लड़की हैं, अगर उनके हस्बैंड से सपोज करो तो ए का हस्बैंड आउटसाइडर माना जाएगा, बी का हस्बैंड आउटसाइडर माना जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए और ए की वाइफ को हम एक ही माने, नहीं भैया, मालिक कौन है, ए और बी, तो ए और बी को मालिक मानेंगे, उसके अलावा जो भी है वो थर्ड पार्टी मेरी लायबिलिटी हो जाती है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आती है, पार्टनर ने कोई लोन दिया हो उसको मैं पैसा दूंगा। ध्यान रखना, पार्टनर की वाइफ और हस्बैंड मेरा पार्टनर नहीं है, वो यहां पे आएगा। क्लियर है? पार्टनर की वाइफ ने कोई पैसा दिया हो बिजनेस को तो वो थर्ड पार्टी में आएगा, वो पार्टनर थोड़ी है। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, पहले तो मैं खर्चा पे करूंगा, ब्रोकर वोकर को पे करूंगा, दूसरे बात थर्ड मालिक के अलावा किसी को भी। तो मालिक अगर ए है तो उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड वो आउटसाइडर है तो वो यहां पे आएगा, मालिक नहीं आएगा यहां पे। ठीक है ना, मालिक कभी नहीं आएगा, मालिक की वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सब यहां पे आएंगे और मालिक यहां पे नहीं आएगा। और फिर उसके बाद पार्टनर्स ने कोई लोन दिया वो, उसके बाद मैं पार्टनर्स को पे करूंगा, उसके बाद भी कोई पैसा बच गया तो मैं उसको पार्टनर्स को बाकी पेमेंट करूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा ना, मैं, मेरी जिम्मेदारी आपको एक्सपर्ट बनाने की, तो आप चिंता मत करो। सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, तो ये डेटर फंड है, ये मेरी बैलेंस शीट 9 लाख रुपए, ये लायबिलिटी 9 लाख का मेरा एसेट। अब क्या हो गया, जब भी हम बिजनेस क्लोज करते हैं हमें ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हमने अभी तक क्या बनाया था? एडमिशन में बनाया था रीवैल्यूएशन, रिटायरमेंट में बनाया था रीवैल्यूएशन, डेथ में बनाया था रीवैल्यूएशन, डिसॉल्यूशन में बनाएंगे रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज्ड करना वैल्यू को। मैं अब सब कुछ सामान बेचने वाला हूँ, लैंड बेचूंगा, बिल्डिंग बेचूंगा, फर्नीचर बेचूंगा, सब कुछ मैं निकालने वाला हूँ। जब मैं सब कुछ निकालने वाला हूँ तो उन सब से जो पैसा आने वाला है, उन सब से जो पैसा आएगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर एक्सेट्रा। ठीक है ना, इसका क्या फॉर्मेट होगा सब बताऊंगा, ठंड रखो, थोड़ी सी वेट करो। फिर एक अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट बनाऊंगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा। कैश और बैंक अकाउंट अलग से बनेंगे, ध्यान रखना। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनेगा कैश अकाउंट अलग से बनेगा, बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। पार्टनर ने कोई लोन दिया उसका अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर का लोन, ध्यान रखना, पार्टनर की वाइफ और हस्बैंड का लोन नहीं, पार्टनर का लोन का एक अलग अकाउंट बनेगा।
ठीक है ना। और लोन अगर मैंने फर्म ने पार्टनर को दिया तो भी अलग बनेगा, और करंट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, और कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये सब अकाउंट बनेंगे, मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में किया हुआ है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट, क्या उसने दिया हो या उसने लिया हो, दोनों अकाउंट, और एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये सब आपको अकाउंट तो मैंडेटरी है अगर बुक्स में है। तो अगर ये बैलेंस शीट दे रखी क्वेश्चन में, तो आपको डेटर, आपको कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। एक बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाना है बैंक अकाउंट, कैश तो है ही नहीं तो कैश अकाउंट बनेगा ही नहीं। एक बनाना है आपको ये जो पार्टनर का जो लोन है वो बनाना है, और एक बनाना है एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल का लोन। बाकी अकाउंट आपको नहीं बनाने हैं, आपको उसको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन के अंदर। ये कैसे बनता है रियलाइजेशन वो मैं आपको सब बताऊंगा, पर अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। ये अकाउंट तो आपको बनाने ही बनाने हैं अगर मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। क्लियर है। तो मैं व्हाट इफ डिवॉल्यूशन, डिवॉल्यूशन वो होता है जब मेरा बिजनेस बंद हो जाता है, मुझे पूरा बिजनेस के सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। जिसका बैलेंस डेबिट है वो क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट का बैलेंस में डेबिट करूंगा, सारे अकाउंट में क्या करूंगा, मैं क्लोज डाउन करूंगा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।